शुरू करवाया था और चैप्टर नंबर 3 में बेटा कल मैंने आपको करवाया था स्टार्टिंग का बेसिक डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, और साथ में हमने किया था लोथर-मियर अरेंजमेंट। कल मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करवाई थी, जो आपके एंशिएंट लॉ है वो आपको पढ़ाए थे। तो उसमें हमने कल आपका किया थे 3 लॉ, कौन कौन से बेटा, जो तुमने 10th क्लास में भी पढ़े थे, दो तो डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और थर्ड हमने किया था लोथर-मियर अरेंजमेंट। तो आज हम उसी के बाद अपना 4th टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। देखिए बेटा इस टॉपिक में क्या है, आप लोग ध्यान से देखना। अब हमारा टॉपिक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, सबसे पहले बेटा ये टेबल किसने दी थी, और 10th क्लास में पढ़ा होगा ये, ठीक है। इट वाज गिवन बाय दमित्री इवानोविच मेंडलीव। इट वाज गिवन बाय दमित्री इवानोविच मेंडलीव। अब जब बेटा उसने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल शुरू की थी, उस टाइम पे जब मेंडलीव ने अपनी क्लासिफिकेशन शुरू कर दी थी, उस टाइम पे बेटा सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। तो अब बेटा मेंडलीव ने क्या सोचा कि जो ये 63 एलिमेंट्स हैं, इनकी स्टडी हम कैसे करें। अगर वो एक एक एलिमेंट की स्टडी करता तो वो तो बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता। तो मेंडलीव ने क्या किया, उसने इन एलिमेंट्स को एक सीरीज में एक प्रॉपर पैनल में अरेंज करने के लिए सोचा। तो उसने अरेंज करने के लिए अपना तरीका क्या बनाया, किस तरह से अरेंज करेगा वो, ये उसने सोचा। तो उसने बेटा आपके ऐसे 63 कार्ड लिए और उसने 63 कार्ड्स पे क्या किया, हर एक कार्ड पे हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिख ली, ठीक है। हर एक कार्ड पे उसने हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख ली। प्रॉपर्टीज लिखने से फिर उसने ये पता किया कि किस किस कार्ड में प्रॉपर्टीज है वो मैच कर रही है। तो उसने बेटा 63 कार्ड्स लिए और उसने इन 63 कार्ड्स पे प्रॉपर्टी लिखी, wrote down the properties of each element, wrote down the properties of each element। और उसने प्रॉपर्टी किसके बेस पे लिखी, सबसे मेन बात क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। बेटा उसने इन कार्ड पे लिखा क्या, उसने हर एक एलिमेंट का फॉर्मूला लिख लिया, किसके लिए, हाइड्राइड और ऑक्साइड के लिए। आपको पता है हाइड्राइड कब बनते हैं, जब कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, और ऑक्साइड जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो उसने इस फॉर्मूला के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ठीक है। कैसे किया बेटा, मान लो उसने एक फॉर्म यहाँ पे एलिमेंट लिखा सोडियम, उसने सोडियम का हाइड्राइड बनाया, तो सोडियम का हाइड्राइड क्या बना, NaH, और उसने सोडियम का ऑक्साइड बनाया, तो सोडियम का ऑक्साइड बना Na2O, ठीक है। ऐसे ही उसने मान लो एक और कार्ड लिया और उसने उस कार्ड पे प्रॉपर्टी लिखी मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का हाइड्राइड क्या बनता है, MgH2, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या बनता है, MgO। बेटा ऐसे उसने एक और कार्ड लिया पोटाशियम के लिए, ठीक है। अब जो पोटाशियम है, पोटाशियम का हाइड्राइड क्या बनता है, KH, और पोटाशियम का ऑक्साइड क्या बनता है, K2O। अब ऐसे उसने 63 कार्ड लिए थे और उन 63 कार्ड पे हर एक एलिमेंट का फॉर्मूला लिखा, हाइड्राइड का और ऑक्साइड का, और फिर उसने उन कार्ड को मैच करना शुरू किया। तो जब उसने मैच करना शुरू किया तो उसने देखा जो इसका ये पहला कार्ड है और जो इसका ये तीसरा कार्ड है, फर्स्ट और थर्ड कार्ड जो है इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रही है। तो उसने इन दोनों एलिमेंट को, सोडियम और पोटाशियम एलिमेंट को, एक ही ग्रुप में रख दिया।
क्योंकि इन दोनों कार्ड की फर्स्ट और थर्ड कार्ड के जो फॉर्मूला थे ऑक्साइड ऑफ वो मैच कर रहे थे। फॉर्मूला मैच करने का मतलब ये है जो ये दोनों एलिमेंट है सोडियम और पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। अगर प्रॉपर्टीज सेम है मतलब इनको हम एक ग्रुप में रख के एक साथ स्टडी कर सकते हैं। मतलब बेटा उसने ऐसा किया, मान लो क्लास में आपके पास 40 स्टूडेंट्स है हमारे पास, तो हमने क्या किया, उन 40 स्टूडेंट्स को 3 या 4 ग्रुप में बांट लिया कि भाई ये बच्चे हैं, ये हमारे अबाउ 90 के हैं, ये हमारे इस तरह के बच्चे हैं, ये बिलो 90 के हैं, ये 60 के परसेंट के आसपास है, और उन पे हम अलग अलग काम करना शुरू कर दें। ठीक है भाई, 40 स्टूडेंट पे काम कैसे होगा, ग्रुप बना बना के होगा कि ये ग्रुप को थोड़ा सा बताना है अपने आप करेगा, इस ग्रुप को पूरा प्रॉपर समझाना है, बार बार समझाना है, तो उस तरह से करने पर स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मेडलीव ने किया, उसने ग्रुप्स बनाए एलिमेंट के, उनकी प्रॉपर्टीज को मैच कर करके कि किस किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में मैच होती है। तो बेटा यहाँ सबसे मेन बात ये थी कि इसने फॉर्मूला यूज किया था हाइड्राइड का और ऑक्साइड का। ठीक है, और उसके बाद उसने एक रिलेशनशिप यहाँ पे बनाई, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट। आपको ये पता है मेंडलीव ने भी क्या यूज किया था, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास का कंसेप्ट यूज किया था। सो ही मेड अ रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक वेट एंड देयर फिजिकल एंड chemical properties of elements and their physical and chemical properties of element। बेटा उसने रिलेशनशिप बनाई आपकी, एक रिलेशनशिप बनाई किस किस के बीच में, एटॉमिक वेट और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे। तो उसने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक लॉ अपना प्रपोज किया, और वो लॉ उसने प्रपोज किया 1969 में, 1869 में। तो बेटा 1869 में मेंडलीव ने अपना एक लॉ दिया। कौन सा लॉ, आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो बेटा 1869 में उसने ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया, और आपको पता होगा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा अपनी नोटबुक और पेन उठा लो और नोट्स अपने साथ साथ प्रिपेयर कर लो। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन, आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है बेटा, यही था ना आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक एलिमेंट की, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद हम आगे करेंगे जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या क्या मेन बातें थी। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ा। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। अच्छा बेटा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे उससे पहले उनकी प्रॉपर्टीज बता दी थी कि एक ऐसा एलिमेंट फ्यूचर में आएगा जिनकी ये जगह होगी और ये उसकी पोजीशन होगी। ठीक है आपको ध्यान ये बातें बेटा, बताइए। तो ऐसे उसने यहाँ पर एक इका वर्ड का यूज किया था। इका का मीनिंग संस्कृत में क्या होता है, वन। क्या होता है, वन। तो बेटा उसने बताए थे 3 एलिमेंट, क्या क्या बोलिए, वन बोलो या नेक्स्ट बोलो, एक ही बात होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले उसने बताया था इका एल्यूमिनियम, और इका एल्यूमिनियम का मतलब क्या निकला बाद में, गैलियम। इका एल्यूमिनियम क्या होता है, गैलियम होता है। ठीक है, ऐसे एक था इका सिलिकन, इका सिलिकन का मतलब जर्मेनियम, और जर्मेनियम का सिंबल क्या होगा, जीई। बेटा गैलियम तो होगा जीए,
और जर्मेनियम होगा Ge। इसके अलावा बेटा एक आपका और था, बताइए थर्ड आपका यहाँ पे क्या रह गया, इका बोरोन। इका बोरोन, तो इका बोरोन यहाँ पर किसको शो करता है, बताइए बेटा। तीन थे ना मेन यहाँ पर, क्या क्या थे, एक आपका इका एल्यूमिनियम था, एक आपका इका सिलिकॉन था, और एक आपका इका बोरोन था। ओके, तो जो ये आपका इका एल्यूमिनियम है किसको शो कर रहा है, गैलियम को। इका सिलिकॉन किसको शो कर रहा है, जर्मेनियम को। ऐसे ही जो आपका इका बोरोन था ये किसको शो करता, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ठीक है, इका, हाँ बेटा बोलिए, कोई बताना चाहता है इका बोरोन यहाँ किसको शो कर रहा है। वैसे मैंने सबको यहाँ पे म्यूट कर रखा है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसमें मेन आपका क्या था बेटा, उसने ये एलिमेंट तब आया भी नहीं था, तो मेंडलीव ने क्या किया, वहां पर एक स्पेस छोड़ा और उसने कहा फ्यूचर में एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, और उस एलिमेंट को अभी मैं नाम दे रहा हूँ इका एल्यूमिनियम। उसने कहा फ्यूचर में एक एलिमेंट आएगा जिसको फिलहाल मैंने क्या नाम दिया है, इका एल्यूमिनियम। और अभी मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इका एल्यूमिनियम की। और उसने कहा जब ये एलिमेंट फ्यूचर में आएगा ना, तो मैंने जहां इसकी जगह छोड़ी है ना, आप देखना वहीं पर ही ये आएगा। और जो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बताई है, जो मैंने इसका एटॉमिक मास बताया है, वो सब कुछ मैच भी करेगा। और वाकई में बेटा ऐसा हुआ भी, जो स्पेस उसने छोड़ा था इका एल्यूमिनियम के लिए, वहां पर एक गैलियम नाम का एलिमेंट आया। और जब हमने इका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी किससे मैच की, गैलियम से, तो मोस्टली प्रॉपर्टी आपस में मैच हुई। ये बेटा आपका तीनों केस में यहाँ पे अप्लाई हुआ था। ठीक है, आया समझ बेटा, इतना कर लोगे आप। चलिए अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बेटा टोटल 9 वर्टिकल कॉलम्स थे। टोटल 9 वर्टिकल कॉलम्स, जिनको क्या बोलते हैं बताइए, वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो टोटल 9 वर्टिकल कॉलम या ग्रुप थे किसमें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ओके, अच्छा अब जो ये ग्रुप थे वो कहां से लेके कहां तक थे, तो ग्रुप नंबर 0 से वहां पे शुरू था। एक ये बेटा बहुत ही मेन बात थी कि उसने क्या किया, 1900 ईयर के आसपास बेटा उसने एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था, जीरो ग्रुप। और उसने जीरो ग्रुप में किसको रखा था, नोबल गैसेस को। किसको रखा था, नोबल गैसेस को। तो बेटा जीरो ग्रुप से लेके देन उसने रोमन का यूज किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ग्रुप तो ये हुआ, और एक उसका स्पेसिफिक था जीरो ग्रुप। ठीक है, ओके बेटा, समझ में आई बात। तो टोटल उसके मेंडलीव की टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम थे, मींस 9 ग्रुप थे, 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक। अब जो आपका ग्रुप नंबर 0 है और ग्रुप नंबर 8 है, ग्रुप नंबर 0 एंड 8, ठीक है, ग्रुप नंबर 0 और 8 के कोई और सब ग्रुप नहीं होते, देयर आर नो सब ग्रुप। ग्रुप नंबर 0 एंड 8 में कोई भी सब ग्रुप नहीं होते। और 0 एंड 8 को छोड़ के जो बाकी आपके ग्रुप नंबर है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सभी के सब ग्रुप्स होते हैं। इन सबके क्या होते हैं बेटा, सब ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से, ए एंड बी। तो भाई 0 एंड 8 ग्रुप में कोई सब ग्रुप नहीं होता, लेकिन 0 एंड 8 ग्रुप को छोड़ के बाकी सभी के सब ग्रुप होते हैं। और सब ग्रुप जो आपके हैं, ठीक है, सब ग्रुप का मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ए में और बी में। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट था। और तब पता आपको जो आपका ये है जीरो ग्रुप, ये किसके लिए होता है बोलिए, तो जीरो ग्रुप यहाँ पे था नोबल गैसेस के लिए। तो भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल आपके 9 वर्टिकल कॉलम्स थे। अब बात करते हैं पीरियड्स की, तो हम कहेंगे जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो बेटा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 तो आपके पीरियड थे और 9 आपके टोटल ग्रुप थे।
ठीक है। देन इसके बाद हम करेंगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ what are the significance of Mendeleev periodic table। बेटा क्या क्या सिग्निफिकेंस थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के? तो फर्स्ट था बेटा सिग्निफिकेंस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कि इसने बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टडी की थी एलिमेंट की। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स मतलब बेटा जो इसने एलिमेंट रखे थे ग्रुप और पीरियड में वो बिल्कुल एक प्रॉपर सिस्टम से इसने रखे थे और उनको ग्रुप और पीरियड में डिवाइड करने के बाद ही उनकी सिंप्लीफाइड करके और सिस्टमैटिक वे में ही इसने स्टडी की थी। ठीक है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद बेटा बताइए नेक्स्ट इसमें क्या खास बात थी एक और जो अभी हमने पढ़ा था, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स कि भाई अब तक एलिमेंट बन के आया भी नहीं और उसे भविष्यवाणी पहले ही कर दी कि जब वो एलिमेंट आएगा तो ये प्रॉपर्टीज लेके आएगा। वो इका वाला ही केस आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, इका एल्यूमिनियम गैलियम हो गया, इका सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, इस तरह से। तो उसमें प्रेडिक्शन कर दी थी किसकी? न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, और थर्ड उसने बेटा कुछ करेक्शन भी यहाँ पे की, करेक्शन ऑफ सम doubtful atomic weight, correction of some doubtful atomic weight। ठीक है, तो ये बेटा तीन इसके मेन सिग्निफिकेंस थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। अब इसके बाद कुछ इसके डिफेक्ट्स भी थे। सो व्हाट वाज द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? डिफेक्ट्स इन मेंडलीव periodic table। So what was the defects in Mendeleev periodic table? तो सबसे पहला मेन इफेक्ट तो एनोमेलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, एनोमेलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा इसका मतलब क्या है कि जो हेलोजन है इसको, सॉरी जो हाइड्रोजन है इसको रखे कहाँ? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बेटा दो ग्रुप में मैच कर रही थी। तो अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन था वो ये था कि अगर दो ग्रुप से प्रॉपर्टी मैच हो रही है तो फिर इन दोनों में से हम किस ग्रुप में इसको रखें? तो फिर हाइड्रोजन को इसने रखा किसमें था? इसने हाइड्रोजन को रखा था, हाइड्रोजन प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट ए। भाई मेंडलीव ने हाइड्रोजन को कहाँ रखा हुआ था बेटा? ग्रुप फर्स्ट ए में रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब जो ग्रुप फर्स्ट ए है वो किसका होता है? एल्कली मेटल का। ग्रुप फर्स्ट ए किसका होता है बेटा? एल्कली मेटल का होता है। तो उसने हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट ए में रखा हुआ था। फर्स्ट ए एल्कली मेटल होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टी सेवंथ ए से भी मैच कर रही थी, बट its properties also match with the, but its property also match with the seventh A। और सेवंथ ए क्या है? हेलोजन्स है। तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1A से भी मैच कर रही थी और ग्रुप 7A से भी मैच कर रही थी, इन दोनों से मैच कर रही थी। तो अब इन दोनों से अगर मैच हो रही है तो इन दोनों में से रखे कहाँ? तो उसने फर्स्ट ए में रख तो दिया, लेकिन कंफ्यूजन आज तक है। इवन जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गई है इसमें भी आज तक कंफ्यूजन ही है कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में क्यों रखा गया। तो बेटा एक तो इसका मेन डिफेक्ट ये था कि इसने एनएमएलएस पोजीशन जो थी हाइड्रोजन की उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, अब बेटा इसके बाद इसकी सेकंड जो लिमिटेशन है, जो सेकंड इसकी डिमेरिट्स है वो हम देखते हैं। तो जो इसकी सेकंड लिमिटेशन थी दैट वाज अबाउट द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। साथ साथ बेटा प्लीज अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर लें। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, इसने ना आइसोटोप की पोजीशन के बारे में भी कुछ नहीं बताया। ठीक है, आइसोटोप्स आपको पता है क्या होते हैं? बोलो। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ
सेम एलिमेंट हैव सेम, क्या सेम होता है बोलो, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो भी मेंडलीव ने कोई भी पोजीशन नहीं बताई कि अगर आइसोटॉप्स फ्यूचर में आते हैं तो उन आइसोटॉप्स को आप कैसे रखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। तो एक बेटा इसकी कमी ये रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसने कुछ भी नहीं बताया अबाउट द पोजीशन ऑफ lengthenoids and actinoids। बेटा इसने कहीं जिक्र भी नहीं किया कि अगर फ्यूचर में आपके लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं जो फिलहाल आज की पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक में लिखे जाते हैं, तो इसने कहीं भी नहीं बताया मेंडलीव ने कि जब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स का इंट्रोडक्शन होगा तो उन एलिमेंट को आप कहाँ रखेंगे, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये फेल हो गया अबाउट टेल द पोजिशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। इसके बाद बेटा इसने क्या किया, नेक्स्ट इसकी एक कमी और रहेगी, सम डिससिमिलर एलिमेंट्स, मतलब जिनमें सिमिलैरिटीज ना हो, जिनकी प्रॉपर्टीज मैच ना करती हो। सम डिससिमिलर एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करती और डिससिमिलर एलिमेंट थे, लेकिन फिर भी उसने उनकी ग्रुपिंग साथ में ही कर दी। सम डिससिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर while some similar elements while some similar elements are placed in different group। बेटा उससे ये मिस्टेक भी होगी कि कुछ एक डिससिमिलर एलिमेंट थे, उसको तो उन्होंने साथ में ग्रुपिंग कर दी, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जो सिमिलर थे, लेकिन सिमिलर होने के बावजूद भी इसने उनको अलग अलग ग्रुप में रखा, इसने उनको अलग अलग ग्रुप में रखा, ठीक है। बेटा फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इन सबको उसने रखा ग्रुप 1A में। अल्कली मेटल्स है ना ये, इन सबको उसने साथ में ग्रुपिंग करवाई, दे आर ग्रुप्ड टुगेदर। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ग्रुप 1A के एलिमेंट ये है। सो दीज आर द ग्रुप्ड टुगेदर विद कोइनेज मेटल्स। उसने क्या किया बेटा, जो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम था ना, इनकी उसने ग्रुपिंग कर दी कोइनेज मेटल के साथ। आपको मतलब नाम से समझ में आ गया, कोइनेज का मतलब क्या है, जिनसे कॉइन्स बनते हो। बेटा जिन मेटल से कॉइन से बनते हो, तो बेटा कोइनेज मेटल में कौन कौन आता है, कॉइन किस किस के बनेंगे, कॉपर के, ये तो तांबे के होंगे या चांदी के होंगे, सिल्वर या गोल्ड के होंगे, एयू। तो ये तीनों आपकी क्या होती है, कोइनेज मेटल होती है। अब बेटा कोइनेज मेटल की प्रॉपर्टी इनसे तो डिफर होती है, तो इनकी और इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती, इनकी प्रॉपर्टीज डिफर होती है, डिफर करती है। प्रॉपर्टीज डिफर करने के बावजूद, प्रॉपर्टीज डिफर करने के बावजूद भी उसने दोनों ग्रुप के एलिमेंट को एक साथ रख दिया। बेटा प्रॉपर्टीज डिफर करने के बावजूद भी उसने लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को एक साथ रख दिया। तो ये भी इसकी कमी रही कि कुछ डिससिमिलर एलिमेंट्स की इसने एक साथ ग्रुपिंग कर दी, ठीक है बेटा, समझ गए आप। और साथ में उसने एक और किया, अब ये जो तीनों एलिमेंट है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये किस में आते हैं, ग्रुप 1B में आते हैं। तो आए तो ग्रुप नंबर 1 में ही ना, ये ग्रुप नंबर 1 के ए सब ग्रुप में थे और ये ग्रुप नंबर 1 के बी सब ग्रुप में थे, लेकिन आए तो दोनों ग्रुप 1 में ही, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है, फिर भी उसने साथ रख दिया। तो एक तो उसने ये प्रॉब्लम की, सेकंड उसने ये किया, जो कॉपर है, बताया मैंने अभी, कॉपर की पोजीशन क्या है, ग्रुप नंबर 1 के बी में है, ठीक है। और साथ में जो मरकरी है, मरकरी और कॉपर की प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है, मरकरी और कॉपर की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, लेकिन फिर भी उसने मरकरी को कहाँ रख दिया,
ग्रुप नंबर सेकंड बी में रख दिया। उसने कॉपर को ग्रुप नंबर फर्स्ट बी में रखा और उसने मरकरी को ग्रुप नंबर सेकंड बी में रख दिया। प्रॉपर्टीज मैच करने के बावजूद भी उसने अलग अलग रख दिया कॉपर को एंड मरकरी को। तो ये बेटा कुछ मेन लिमिटेशंस थी किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो बेटा अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है दैट इज रिलेटेड टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमने ये पढ़ा जो मेंडलीव टेबल है इसमें कितने पीरियड्स है, कितने ग्रुप्स है, इसको मेंडलीव ने किस बेसिस पे अरेंज किया, इसके डिमेरिट्स क्या थे और इसके मेरिट्स क्या थे। ओके, तो एक बात और, इसने किसका कंसेप्ट लिया था, एटॉमिक मास का। इसने कंसेप्ट किसका लिया था, एटॉमिक मास का। अगर ये कंसेप्ट लेता एटॉमिक नंबर का तो फिर इसकी टेबल बिल्कुल ठीक होती, बट वहां पर ये मिस्टेक कर गया। तो अब जो इसकी कमियां हैं उन सारी कमियों को कौन दूर करेगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सॉरी बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अब जो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का आपका कंसेप्ट था वो किसने दिया था, इन 1912 1912 में ये कंसेप्ट बेटा आपका दिया गया था मोजले के द्वारा, गिवन बाय हेनरी मोजले। और बेटा साथ में इसका बोहर का भी बहुत बड़ा रोल था, नील्स बोहर का। तो मोजले और नील्स बोहर की हेल्प से क्या डिस्कवर हुई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपका डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो बेटा लेकिन पहले इसके ऊपर किसने काम किया, हेनरी मोजले ने। पहले किसने काम किया, हेनरी मोजले ने काम किया। तो बेटा हेनरी मोजले ने यहाँ पर क्या किया, उसने एक ग्राफ प्लॉट करके देखा और उसने बेटा एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यहाँ पे बनाई। अंडर रूट इसने किया फ्रीक्वेंसी न्यू का इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसने लिया, ये आपका क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जेड किसको बता रहा है यहाँ पे, जेड रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, जेड इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। और अगर बात करती हूँ ए एंड बी की, तो ए एंड बी यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ए एंड बी यहाँ पे क्या है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके देखा, a graph is plotted between square root of frequency and atomic number। और जब उसने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा आया बेटा, स्ट्रेट लाइन आया। तो उससे हेनरी मोजले ने क्या कंक्लूजन निकाला, तो उसने कंक्लूजन ये निकाला कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है ये बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। एटॉमिक नंबर इज ए बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द एटॉमिक मास। बेटा बस यही तो गलती कर गया था मेंडलीव। अगर वो भी एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट ले लेता तो उसका लॉ ठीक होता। तो इस कमी को किसने दूर किया, हेनरी मोजले ने दूर किया। ठीक है, उसने ये कहा कि जो एटॉमिक नंबर है, उसने इस ग्राफ से ये पता किया कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास। मतलब इसने किसका यूज किया, इसने एटॉमिक नंबर का यूज किया, ना कि एटॉमिक मास का यूज किया। और इसी बेस पर उसने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया। आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, पढ़ा है बेटा। तो बताइए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। तो यहाँ पर जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की किससे रिलेट करती है, दैट इज रिलेट टू द एटॉमिक नंबर। तो अब बेटा यहाँ पर हम स्टेटमेंट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की क्या स्टेटमेंट है, द फिजिकल
the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of an element are a periodic function of their atomic number. The physical and chemical properties of an element are periodic function of their atomic number. ठीक है, तो ये बेटा आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट थी। ओके, इसके बाद बेटा अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेटा आज का टॉपिक हम यहाँ तक ही करते हैं। कल का जो टॉपिक आपका है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, और कल हमारा टॉपिक रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। वहां इस पूरी टेबल को हम स्टडी करेंगे, पूरा इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जितना मैंने करवाया है बेटा, आप डेली अपने नोट्स आप खुद बनाओ वीडियोस को देख देख के। जिस दिन वीडियो नहीं आती है उस दिन आपको जो अपलोडेड वीडियो दी जाती है उसको देख के आप नोट्स बनाओ, और थोड़ा सा आप लोग अब सिंसियर हो जाओ 11th क्लास। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ तक आज टॉपिक कर लेना। इसके बाद कल आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।